हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 8 सितंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? फर्स्ट, it aims to make board exams easier to build competitiveness among the students. Second, it allows foreign universities to set up their campuses in India. Third, it put emphasis on preschool education. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर एक ये भी प्रोविजन है that it will make the board exams of 10th and 12th easier because it aims to done away with the rigid competition and it aims to build competitiveness among the student। तो मतलब जो पुरानी सिस्टम है उसको अभी बंद करके स्टूडेंट्स के अंदर कम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो, ऐसे बोर्ड की एग्जाम जो है वो फ्रेम की जाएगी। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि जितनी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज है उनको इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर परमिशन मिलेगी कि दे कैन सेट अप देयर कैंपसेस इन इंडिया। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है बिकॉज अर्लियर जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अंदर हम फ्रेमवर्क देखें तो उसके अंदर 10+2 पॉलिसी थी, जबकि ये जो नई पॉलिसी है उसके अंदर 5+3+3+4 ये नया स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो ये अर्ली फेजेस के 5 इयर्स है जिसको फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, उस फाउंडेशनल स्टेज के दो पार्ट है। वन इज प्री स्कूल और से आंगनवाड़ी एजुकेशन एंड द सेकेंड इज क्लास 1 and 2, राइट। सो इट डील्स विद द चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 3 years, राइट। सो पहले के 3 साल जो है मतलब कि 3 से 6 साल तक की जो एज है वहां पे प्री स्कूल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा, जो अर्लियर इस पॉलिसी में नहीं था। अर्लियर पॉलिसी जो है वो क्लास 1 से स्टार्ट होती थी और ये जो नई पॉलिसी है वो प्री स्कूल या फिर आंगनवाड़ी एजुकेशन से स्टार्ट होती है। तो इस वजह से ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट होगा। और आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। सो रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि नई एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते वक्त गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो कम से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज इट्स पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन एज अ शेयर ऑफ जीडीपी। सेकेंड, इंडिया लैक्स इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन रिसर्च एंड इनोवेशन। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी गवर्नमेंट का टोटल जीडीपी में से एजुकेशन के ऊपर पब्लिक एक्सपेंडिचर है 4.6%, जिसको इस पॉलिसी के अंदर टारगेट क्या किया गया है 6%। सो दिस एजुकेशन पॉलिसी एम्स टू इंक्रीज द गवर्नमेंट शेयर इन द एजुकेशन सेक्टर टू 6%। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। इट इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। रिसर्च एंड इनोवेशन से लेके काफी सारे प्रोविजंस है इस पॉलिसी में, लेकिन उसके रिलेटेड कोई टारगेट नहीं है बिकॉज एज ऑफ नाउ इंडिया स्पेंड्स ओनली 0.7% ऑफ इट्स जीडीपी इनटू द रिसर्च एंड इनोवेशन सेक्टर, जो बाकी के कंट्रीज में काफी ज्यादा है। तो इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट होगा। और आंसर इज सी 1 and 2। अगेन ये जो आर्टिकल है तो इस आर्टिकल में यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट के टारगेट्स है और रिसर्च एंड इनोवेशन के बारे में क्या करना चाहिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडिया में जो रिसर्च एंड इनोवेशन पे 0.7% स्पेंडिंग होती है। अगर यूएस की बात करें तो इट स्पेंड्स 2.8%, साउथ कोरिया स्पेंड्स 4.2% and Israel spends 4.3% of GDP in the research and innovation sector। So आप देख सकते हैं कि इंडिया कितना पीछे है। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following missile or missiles will attain a speed more than the speed of sound? First, hypersonic missile, second, supersonic missile, third, subsonic missile।
चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है, थर्ड इज इनकरेक्ट। अब देखिए मिसाइल के अंदर अगर हम साउंड की स्पीड से कंपेयर करें, सो इट इज मेजर्ड इन मैक। सो सबसोनिक मिसाइल का मतलब ये होगा कि द स्पीड इज लेस देन 1 मैक, राइट। सो मतलब कि स्पीड जो है वो साउंड से कम स्पीड होगी सबसोनिक मिसाइल की। सुपरसोनिक मिसाइल किसे कहता है कि स्पीड इज बिटवीन 1 to 5 मैक। स्पीड जो है वो 1 मैक से ज्यादा है लेकिन बिलो 5 मैक। और अगर स्पीड जो है वो 5 मैक से ज्यादा हो जाती है तो इसे क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये दोनों कैटेगरी में स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा है एज कंपेयर टू सबसोनिक मिसाइल, और आंसर इज ए 1 एंड 2। सो रिसेंटली इंडिया ने ये जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है उसको टेस्ट फायर किया है एंड इट अटेन्ड द हाइपरसोनिक स्पीड। सो इट इज अ हाइपरसोनिक क्रूज व्हीकल टेस्ट पुट्स इंडिया इन द एलाइट क्लब। क्रूज व्हीकल का मतलब ये होता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिसाइल्स, वन इज क्रूज मिसाइल्स एंड अदर इज बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप यहाँ पे इसका लॉन्च पैड है और यहाँ पे है टारगेट, राइट। सो क्रूज मिसाइल विल डायरेक्टली हिट द टारगेट इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द स्ट्रेट पाथ ऑफ अ क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये होता है कि मान लो कि टारगेट जो है वो काफी डिस्टेंस पे है, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, देन द बैलिस्टिक मिसाइल विल फॉलो दिस पैराबोलिक पाथ। तो ऐसे मिसाइल को क्या कहेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल, राइट। सो ये जो HSTDV है इट इज अ क्रूज मिसाइल दैट अटेन द स्पीड ऑफ हाइपरसोनिक। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following pairs are matched correctly? First, turbojet engines widely used for making supersonic missiles. Second, ramjet engines, its efficiency starts to drop when reaches at hypersonic speed. And third, scramjet engines, it can attain the speed of hypersonic and can sustain it. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी 2 एंड 3, फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए ये जो टर्बोजेट इंजन है इट इज द मोस्ट कॉमन जेट इंजन, जिसके अंदर इसका दूसरा नाम ये है एयर ब्रीथिंग इंजन, जो सबसे ज्यादा यूज कहां पे होता है, एयरप्लेन्स के अंदर, राइट। सो इट इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग सुपरसोनिक मिसाइल्स बिकॉज इट इज एन एयर ब्रीथिंग इंजन विच कैन बी यूज्ड फॉर एयरप्लेन्स। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड जो है वो करेक्ट है। रैमजेट इंजन के अंदर एयर का कोई सेपरेट चैम्बर नहीं होता, एयर इज मिक्स्ड विद द कंबस्ट एयर एंड इट विल इग्नाइट द इंजन टू अटेन द स्पीड बिटवीन 3 to 6 मैक। लेकिन जब ये हाइपरसोनिक स्पीड अटेन कर लेता है तो उस टाइम पे इसकी एफिशिएंसी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो रैमजेट के बारे में ये जो कहा है वो सही है। फिर उसका एडवांस्ड वर्जन है स्क्रैमजेट इंजन, राइट। सो इट कैन अटेन द स्पीड ऑफ हाइपरसोनिक, और उसकी ये स्पेशलिटी है कि वो स्पीड जो है वो सस्टेन भी कर सकता है, राइट। सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ जेट इंजन्स। सो अवर आंसर विल बी बी, सेकेंड एंड थर्ड। अब ये जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हमने टेस्ट फायर की है वो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी। तो ये टेक्नोलॉजीज जो है वो काफी न्यूज में रहती है, इसके ऊपर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नॉर्थ ईस्ट मॉनसून? फर्स्ट, इट ब्रिंग्स रेनफॉल इन द गैंगटिक प्लेन्स एंड नॉर्थर्न स्टेट्स। सेकेंड, इट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बिकॉज इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, नाइदर 1 nor 2, दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। बिकॉज अब देखिए इंडिया में दो टाइप के मानसून देखने को मिलते हैं, वन इज साउथ वेस्ट मानसून जिसे हम कहते हैं अराइवल ऑफ मानसून, राइट। मान लो कि ये इंडियन पेनिनसुला है, सो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो इस डायरेक्शन से आता है,
मॉनसून का नाम जो है उस विंड की डायरेक्शन के ऊपर से दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, तो यहां से विंड्स जो आते हैं तो इस मॉनसून को क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट मॉनसून। अब जो रिट्रीट ऑफ मॉनसून की सीजन है वहां पे विंड्स जो है वो इस डायरेक्शन में जाते हैं। सो दिस इज द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और इस वजह से इसका नाम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है, जो जनरली अक्टूबर महीने से स्टार्ट होता है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज यहां पे ये कहा गया है कि उसका ओरिजिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, इस वजह से इसका नाम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है। तो ये गलत है। इसका नाम जो है इट इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ओरिजिनेट्स। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज इस टाइम पे गैंगटिक प्लेन्स एंड नॉर्थर्न स्टेट्स के ऊपर बारिश आती है, लेकिन द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। It is the western disturbance which is responsible for the rainfall over the Gangetic Plains and northern states. So western disturbance जो अफगानिस्तान एंड ईरान के बियॉन्ड से स्टार्ट होता है फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी, और वहां से जो मॉनसून आता है इंडिया की ओर, दैट मॉनसून ब्रिंग्स रेनफॉल ओवर द गैंगटिक प्लेन्स एंड नॉर्दर्न स्टेट्स. So the western disturbance is responsible for this. So both the statements are incorrect. Our answer is D, neither one nor two. So पूरे इंडिया में मॉनसून की सीजन चल रही है और काफ़ी सारी जगह पे सरप्लस रेनफॉल भी रिकॉर्ड हुआ है, एंड ऑगस्ट रेन सेकेंड हाईएस्ट इन द सेंचुरी, ये भी रिपोर्ट रिसेंटली बाहर आया है. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, Part 4 of the Indian Constitution supports for the establishment of Panchayati Raj system in India. Second, Andhra Pradesh was the first state of India to implement the scheme of democratic decentralization. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. The answer is A, one only. फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. पार्ट 4 is related to DPSP, Directive Principles of State Policies. उसके अंदर आर्टिकल 40 जो है वहां पे ये मेंशन किया गया है, इट सपोर्ट्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत्स, स्पेशली विलेज पंचायत्स इन द रूरल एरियाज. इट इज वन ऑफ द गांधीयन प्रिंसिपल. तो पार्ट 4 सपोर्ट करता है पंचायती राज सिस्टम को, ये करेक्ट है. सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की स्कीम जो है वो सबसे पहले किसने रेकमेंड की थी? बलवंत राय मेहता कमिटी. बलवंत राय मेहता कमिटी, जिन्होंने 1957 में ये स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की थी. देन दी राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया इन 1959 टू इंप्लीमेंट दिस स्कीम. सो यहाँ पे आंध्र प्रदेश लिखा है, इस वजह से ये गलत होगा. द करेक्ट वुड बी द स्टेट ऑफ राजस्थान. सो अवर आंसर विल बी ए, वन ओनली. सो राजस्थान के अंदर अभी पंचायती इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इस वजह से ये न्यूज में है. काफी सारे स्टेट के अंदर पंचायती इलेक्शन जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडियन काउंसिल ऑन मेडिकल रिसर्च? ICMR के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट इज फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सेकेंड, इट इज इंडियाज नेशनल रजिस्ट्री फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली. फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इट इज फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च विच कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. राइट. सो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा. सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि ये इंडिया की एक नेशनल रजिस्ट्री है जहां पे क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो रिकॉर्ड होते हैं फॉर सर्टेन डिजीज लाइक TB, HIV, एड्स, देन इन्फेक्शियस डिसीजेस. तो ये सभी के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल्स होने चाहिए, दैट इज रजिस्टर्ड बाय द ICMR. Our answer is B, second only. So India needs a more nuanced approach to COVID-19 टेस्टिंग. टेस्टिंग के बारे में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके लिए ये आर्टिकल जो है आज के न्यूज़पेपर में दिया गया. क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. फर्स्ट, इंडस. सेकेंड, श्योक. थर्ड, नुब्रा. फोर्थ, झांस्कर. तो चलिए देखते हैं करेक्ट ऑर्डर क्या होगा. आंसर इज ए, 3, 2, 1, 4. आप यहां पे मैप में देख सकते हैं
सबसे ऊपर है नुब्रा रिवर, सो दिस विल कम एट द फर्स्ट रैंक। फिर उसके नीचे ये जो है इट इज द श्योक रिवर, सो दिस वुड बी द सेकेंड। फिर उसके बाद ये जो है दिस इज द इंडस रिवर एंड देन कम्स द ज़ांस्कर। सो द करेक्ट ऑर्डर वुड बी 3, 2, 1 एंड 4। सो चाइना के साथ अभी जो LAC के ऊपर इंडिया का स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो इस वजह से वहां की जो श्योक रिवर जो है स्पेशली वो न्यूज में है, बिकॉज जो DBO रोड का कंस्ट्रक्शन है, दौलत बेग ओल्डी रोड, विच पासिस थ्रू दिस श्योक रिवर, राइट। तो यहाँ पे है दौलत बेग ओल्डी, यहाँ पे है श्योक एंड यहाँ पे है दारबुक, राइट। तो ये रोड जो है वहां से पास ऑन होता है, इस वजह से श्योक रिवर जो है वो न्यूज में है। और स्पेशली वहां पे पेंगोंग सो लेक के ऊपर भी ये स्टैंड ऑफ जो है वो चल रहा था, तो इस वजह से पूरा लद्दाख एरिया के अंदर जितनी भी रिवर्स एंड लेक्स है वो दीज आर द इम्पोर्टेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। फर्स्ट फिनलैंड, सेकेंड जर्मनी, थर्ड आयरलैंड एंड फोर्थ यूके। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी 1, 2, 4, 3। आप यहां पे मैप में देख सकते हैं कि सबसे वेस्ट में है, सॉरी दिस वुड बी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इफ वी कंसिडर दिस आंसर, सॉरी फॉर द मिस्टेक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ईस्ट में है फिनलैंड, फिर उसके बाद है यहाँ पे जर्मनी, देन कम्स यूके और फिर उसके बाद है आयरलैंड। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट देखें तो सबसे पहले होगा आयरलैंड, फिर उसके बाद है यूके, फिर उसके बाद है जर्मनी और फिर उसके बाद है फिनलैंड। सो वेस्ट टू ईस्ट में आंसर ये होगा 3, 4, 2, 1 और ईस्ट टू वेस्ट में ये आंसर होगा। सो ब्रेक्जिट डील की वजह से ये पूरा रीजन जो है वो न्यूज में है, बिकॉज ब्रेक्जिट के बाद यूके वांट्स अ न्यू सेपरेट ट्रेड डील विद द यूरोपियन यूनियन। और आप सभी को पता है कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूके का ही वो पार्ट है, राइट। सो वहां पे पीस मेंटेन करना इट इज अ हार्ड वॉन सिचुएशन फॉर द यूके नाउ। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statement is or are correct? First, India has one of the youngest populations in the world with median age less than China and USA. Second, the availability of window for demographic dividend in India is longer than any other country in the world. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए एज ऑफ नाउ इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 62 से लेके 63% पॉपुलेशन जो है विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, दैट मीन्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59। तो वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन। और हमारे यहाँ पे जो मीडियन एज है दैट इज 28। अगर हम चाइना यूएसए की बात करें सो इट इज 37 देयर। अगर हम वेस्टर्न यूरोप रीजन की बात करते हैं तो वहां पे 45 ईयर्स ऑफ एज है, दैट इज मीडियन एज। और अगर हम जापान की बात करें तो वहां पे 49 ईयर्स। सो इंडिया के अंदर मीडियन एज जो है वो सबसे कम है। फर्स्ट स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, बिकॉज एज पर दी रिसेंट रिसर्च इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड वुड लास्ट अप टू 2055-56। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फेज जो है वो इंडिया के लिए 5 डेकेड्स का है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2005 टू 2055, जो किसी भी कंट्री के लिए सबसे ज्यादा है। इस विंडो को क्या कहते हैं? विंडो फॉर डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब किसी भी कंट्री के अंदर कितने साल तक यंग पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा रहेगी। तो सेकंड वुड बी करेक्ट और आंसर इज सी बोथ 1 and 2। सो इस आर्टिकल में यूथ को एम्पावर करने की बात की गई है, दैट इंडिया शुड फोकस ऑन इट्स यूथ टॉवर्ड्स सेल्फ रिलायंस।
ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।